गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नंद कुमार यादव, पंडित भागवाल, राम राम सर, राम राम। प्रमोद सिंह भी आ गए हैं, यूपीएससी वाला। रेखा कुमारी, साइंस एजुकेशन, है ना। अफरोज आलम, ऋतिक रोशन, फ्यूचर डॉक्टर, चौधरी रामजी कुमार, अमित, अफरोज, रेखा, नेहा, ऋतिक, दीपमाला, ये सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी कनेक्ट हुए हैं वो कृपया आप कलम कॉपी निकाल लें और उसको लिखने का प्रयास करें, है ना। साथ साथ लिखते रहेंगे तो लिखने का हैबिट होगा। लिखने से चीज़ें आपको याद रहेगी और ज़्यादा देर तक दिमाग में आपको रहेगा, है ना। कैसे लिखते हैं वो सब चीज़ें आएगी। ठीक है, ओके, चलिए। वो सबसे पहला जो हम लोगों का यहाँ प्रश्न आपके सामने आएगा, वो देखिए यहाँ प्रश्न के रूप में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और वो प्रश्न है क्या, वो देखो बाबू। पहला प्रश्न आपके सामने होगा कि मैक्सवेल के समीकरण को लिखें। मैक्सवेल के समीकरण को लिखें। समीकरण को लिखें, है ना। और देखो इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है वैद्युतिकी का गॉस नियम कॉमा चुंबकत्व का गॉस नियम तथा फैराडे का गॉस नियम को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें। अब इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे वो देखे बाबू ध्यान से। प्रश्नोत्तर। अब यहाँ हमको क्या करना है इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में कह रहा है कि मैक्सवेल के समीकरण को लिखें भाई। तो मैक्सवेल का समीकरण क्या था वो देखिए। पहले सबसे पहले मैक्सवेल का समीकरण लिखते हैं। उसका समीकरण है मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल का समीकरण आपको याद होना चाहिए। मैक्सवेल का समीकरण इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटरवल होगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये ई हो गया डी फाई अपॉन डी टी। ये है बाबू आपको मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल के समीकरण को हम लोग इस रूप में इसे लिख सकते हैं, व्यक्त करते हैं। इन्हें आप ध्यान से देखेंगे, मैक्सवेल के समीकरण। अब इसमें देखिए कौन कौन टर्म यूज हुआ है उसको समझते हैं।
सबसे पहले बी, बी क्या है? तो बी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। बी है बाबू आपका चुंबकीय क्षेत्र। आईसी का नाम है चालक धारा या कंडक्शन करंट, इसको बोलते हैं बाबू कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट चालक धारा के नाम से इसको जानते हैं। और आईडी है आपको डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। आईडी का नाम है बाबू विस्थापन धारा, है ना, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके बाद इस प्रश्न में था वो वैद्युतिकी का गॉस नियम लिखना है। अब यहाँ देखो गॉस का नियम क्या था? तो वैद्युतिकी का गॉस नियम, वैद्युतिकी का गॉस नियम। आप इसे समझे, वैद्युतिकी का गॉस नियम क्या होता है? तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटरवल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये गॉस का नियम हम लोग पढ़े थे। उसके बाद आपका है चुंबकत्व का गॉस नियम। अब चुंबकत्व का गॉस नियम हम लोग लिखेंगे। अब चुंबकत्व का गॉस नियम, चुंबकत्व का गॉस नियम। तो चुंबकत्व के गॉस नियम को लिखेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। अब क्लोज लूप में इसकी वैल्यू 0 होती है। क्लोज लूप में इसकी वैल्यू कितनी होती है? वो 0 होती है। इसको भी ध्यान रखेंगे चुंबकत्व के लिए। 3 समीकरण हो गया। अब है बाबू फैराडे का गॉस नियम। अब फैराडे का गॉस नियम क्या होता है? तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फैराडे का गॉस नियम। फैराडे का गॉस नियम समझेंगे इसको, फैराडे के गॉस नियम को। अब फैराडे का गॉस नियम क्या कहता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, डी फाई बी अपॉन डी टी इन क्लोज लूप में। तो ये 3 समीकरण है बाबू, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। पहला मैक्सवेल का समीकरण बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ डी फाई में जो फाई ई है ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में ये क्वेश्चन कहेगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति एवं उसके गुण को लिखें। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति तथा इसके गुणों को लिखें, गुणों को लिखें। ये प्रश्न बाबू आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और आपको 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति को भी लिखना है और उसके गुणों को भी लिखना है। दोनों यहाँ प्रश्न है आपके सामने। तो जो अब जैसे जैसे 2 नंबर का पूछेगा तो 2 को गुण लिख देंगे उसका। अब 5 नंबर पूछेगा तो कम से कम 5 गुण तो लिखना ही पड़ेगा ना इसका। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? देखो सोल्व कैसे करेंगे वो देखो, प्रश्नोत्तर इसको लिखेंगे किस प्रकार से? तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर। लिखने का तरीका देख लो बाबू आप, प्रश्नोत्तर, है ना। प्रश्नोत्तर में लिखो लिखिएगा समय के साथ लिखते चलो।
समय के साथ परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण इसके लंबवत दिशा में एक अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है, जिसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जिसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है कि दो क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है। कौन कौन? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। आप देखो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। ये हमारा हो गया बाबू, देखो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने बनाया इधर, और ये हो गया आपका जिस दिशा में प्रकाश की किरणें अनुप्रस्थ तरंग यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग गमन करेगा, और ये है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की ओर मैंने ले लिया विद्युत क्षेत्र, और ये है जेड एक्सिस को ले लिया मैंने चुंबकीय क्षेत्र, और ये है आपका गमन जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें, देखना बाबू, चुंबकीय क्षेत्र जो ये विद्युत क्षेत्र है वो इस तरह से अपना मान समय के साथ परिवर्तित करता है। इसका ग्राफ इस तरह से आता है ना, और चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आप देखेंगे कुछ इस तरह से। हाँ सर, इस तरह से। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि ये हो गया विद्युत क्षेत्र की आयाम, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की आयाम, फिर ये हो गया विद्युत क्षेत्र की आयाम, इधर हो गया चुंबकीय क्षेत्र की आयाम, है ना। विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अब विद्युत क्षेत्र का जो अधिकतम मान है उसका विद्युत क्षेत्र का आयाम बोलते हैं। अब देखो, अब इसका मान हो गया ई नॉट, अधिकतम है, इसका नाम हो गया बी नॉट। आइए, जो तरंग जो मूव कर रहा है इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो गति है वो आप देख रहे हैं कि दोनों के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के ये लंबवत गति करता है, दोनों के ये लंबवत गति करता है। किसके? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वैद्युत चुंबकीय तरंग गति करता है। ये अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, वो इस तरह को ध्यान रखना होगा, है ना। तो यहाँ एक पॉइंट के रूप में लिख दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
विद्युत चुंबकीय तरंग गति करेगा या गमन करेगा। गति मत लिखो, वो गमन लिखो, गमन करता है। और वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। एक पॉइंट यहां आपको ध्यान रखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ये चीजें हैं सर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या कोण, यहाँ देखो एक और बात, यहाँ लोग को पूछा सर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी जो चुंबकीय क्षेत्र जो कंपित हो रहा है उसके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। बीच का कोण 90 डिग्री होता है। मैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण बता रहा हूं। देखो ये है विद्युत क्षेत्र आपका और ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, इसका बीच का कोण जो होगा ये 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा क्या होता है वो, 90 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखो यहाँ अलग अलग नहीं है, शहाबू वाले से क्वेश्चन सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं सर। 0 है, कोई π/2 है, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण पूछेगा ना वो, तब होगा 90 डिग्री। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय तरंग जो गमन करता है उसके बीच का कोण बताइए, तब वहां होगा 0 डिग्री। ये क्वेश्चन को पहचानो। क्वेश्चन में थोड़ा सा शब्द का हेरा फेरी है, शब्द को पहचानिए बाबू, है ना। शब्द को देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बताया मैंने कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण बताया मैंने 90 डिग्री, है ना। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ कि E क्रॉस B की दिशा, E क्रॉस B में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत चुंबकीय तरंग के समानांतर होती है ना। लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग के समानांतर होती है, समानांतर होती है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ प्रश्न हमारे पास क्या आ गया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को लिखें। तो अब वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अब गुण को हम लिखते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, अब हम हेडिंग देंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग का गुण। इसके कितने गुण होते हैं इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आगे ये एक एक करके इससे प्रश्न अक्सर आएंगे बाबू, ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज नंबर 1 याद रखना। गुण नंबर 1, पहला गुण क्या है देखो कि वैद्युत चुंबकीय तरंग, लिखते चलना बाबू, वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। पहला बात ये है, अर्थात है ना,
अब देखो अर्थात कहने का मतलब इसका क्या हो गया, अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगों, अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के घटक विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई पहली प्रॉपर्टी की। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, इसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो देखा जाए। दूसरा प्रॉपर्टी होगा
एक मिनट बाबू, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ देखो, दूसरा प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से, दूसरा प्रॉपर्टीज देखो। दूसरा प्रॉपर्टीज है, कुछ बाबू टेक्निकल इशू हो गया था। वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, अर्थात यह किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। यह किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, चाहे हवा हो, पानी हो, ग्लास हो, है ना, किसी भी माध्यम में जा सकता है। परंतु अब देखो, अब इसका बात क्या है, परंतु इसकी चाल अलग अलग माध्यम में, इसकी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है।
देखो प्रकाश की चाल का जो फॉर्मूला है जनरली C बराबर हम लोग 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ये निर्वात के लिए है। ये किसके लिए है? तो निर्वात के लिए है। तो आप हम लोग पहले से परिचित हैं कि यहाँ जो μ0 है उसको बोलते हैं निर्वात का चुंबकशीलता। निर्वात का चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, यस सर। और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। और एक और बात एप्सिलॉन नॉट है, तो बाबू एप्सिलॉन नॉट का हम बोलते हैं निर्वात का परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक, यस सर। और इसकी जो वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो अब यहाँ रखते हैं तो आता है क्या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। हाँ सर। साउंड क्लियर है सबको? बताओ बाबू, साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है बाबू? चलिए ठीक है। ये दूसरा गुण हो गया। देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगों के घटक वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और दूसरा है वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। उसके साथ साथ और बातें हैं क्या कि परंतु इसकी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना। निर्वात में अलग होता है। अब सबका वैल्यू अलग लिखते हैं। देखो निर्वात में इसकी जो वैल्यू है आपको पता होना चाहिए। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल है वो कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको बाबू पानी में जो प्रकाश की चाल है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद ग्लास ले लिया जाए तो ग्लास में इसकी जो चाल होगी बाबू, ग्लास में इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका हीरा है, हीरा में प्रकाश की चाल लगभग होता है 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग। थोड़ा सा इससे भी और थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा होता है, मतलब 1.2 लगभग हम ले सकते हैं। तो सबसे कम प्रकाश की तरंग की चाल जो है आपका हीरा में होती है, सबसे कम इसी में होता है, ध्यान रखना होगा। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब देखो बाबू आगे चलते हैं अगला प्रॉपर्टीज की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 4 आ जाइए। प्रॉपर्टीज नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आ जाइए। नेक्स्ट क्या है सर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दो तरह का हो गया बाबू, है ना, याद रखिएगा। दो वैद्युत चुंबकीय, किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा लिख देंगे यहाँ एक पॉइंट के रूप में कि किसी, इसको पॉइंट के रूप में याद रखिएगा, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित होती है। क्षेत्रों में
समान रूप से विभाजित होती है, विभाजित होती है ना। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में समान रूप से विभाजित होती है। हम लोग एक विद्युत ऊर्जा घनत्व हम लोग डिस्कस किए थे, याद होगा, विद्युत ऊर्जा घनत्व। तो विद्युत ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला था हम लोगों के पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आइए क्या बाबू, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इसकी वैल्यू होती है b²/2μ0, b²/2μ0। इस दोनों ऊर्जा का मान बराबर होता है, इसलिए इस दोनों का अनुपात जब आप लेंगे तो 1:1 आता है, 1:1 आता है ना। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात कितना होता है, तो 1:1 होता है, 1:1 होता है। यस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रहेगा पक्का, बोलो याद रहेगा, याद रहेगा बाबू? हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो आगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको वहीं पर आएगा, उसी चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय वर्णपट, विद्युत चुंबकीय वर्णपट, वर्णपट से आप क्या समझते हैं। स्पष्ट करें, पूरा मतलब बढ़िया से इसको स्पष्ट करना है, इससे हम लोग क्या समझते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ आंसर में प्रश्नोत्तर, जो भी प्रश्न होगा उसको, प्रश्न को यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे। उसके बाद हम हेडिंग के रूप में हम लोग लिखेंगे यहाँ विद्युत चुंबकीय वर्णपट, वर्णपट, यस सर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विद्युत चुंबकीय तरंगों की संपूर्ण आवृत्तियों या तरंगदैर्घ्य, संपूर्ण आवृत्तियों या तरंगदैर्घ्यों या तरंग की लंबाइयों, तरंगदैर्घ्य मतलब तरंग की लंबाइयों, तरंग की लंबाइयों जिनका एक निश्चित रूप से या क्रम में, जिनका एक निश्चित
क्रम में, जिनका एक निश्चित क्रम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की संपूर्ण आवृत्तियों, तरंगों की लंबाइयों, जिनका एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित व्यवस्था ही वैद्युत चुंबकीय वर्णपट कहलाता है। वर्णपट कहलाता है। मतलब इस वर्णपट में जितने भी चुंबकीय तरंग होते हैं, जैसे कुछ मैं बताता हूं, उन सब का आवृत्ति, उन सब का तरंगदैर्घ्य को रखा जाता है। जैसे मैं बनाता हूं वर्णपट को, देखो ध्यान से कौन कौन होता है, इसका सीरीज देखना। इसका सीरीज को देखो, मैंने क्या किया कि मैं एक यहाँ ले लिया आपको इस तरह से लाइनिंग, स्पेक्ट्रम बना रहा हूं मैं, देखो स्पेक्ट्रम, ये लाइनिंग हो गया। एक लाइनिंग मैंने और लिया इधर से, 2 लाइनिंग है ना। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं यहाँ से, ये एक पार्ट में 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ ऐसे होंगे है ना। थोड़ा सा और मैं इसको दूर कर देता हूँ, 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसके अंदर मैं नेमिंग करता हूँ, ठीक है। ये है अब रेडियो तरंगे, ये अब रेडियो वेव इसको बोलते हैं। यहाँ रेंज है, रेडियो वेव लिख दिया मैंने। उसके बाद लिख दिया मैंने माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। उसके बाद बाबू औरक्त हो गया, औरक्त विकिरण, इसको इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड हो गया। फिर उसके बाद है वो दृश्य प्रकाश, विजिबल रीजन हो गया, वो विजिबल रीजन, ठीक है। उसके बाद है पराबैंगनी किरणें, यूवी रे जिसको बोलते हैं। फिर है वो एक्स किरणें, फिर है वो गामा किरणें। ये किरणें को एक पट्टी पर दर्शा दिया गया है ना। ऊपर मैं लिखता हूं तरंगदैर्घ्य, इसका देखिए 10 के पावर -14, 10 के पावर -11, 10 के पावर -8, और ये यहाँ है 10 के पावर -5, फिर यहाँ है 10 के पावर -1, ये 10 के पावर 4, ये 10 के पावर -1, ये 10 के पावर -5, यहाँ है 7, ये है बता रहा है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, ये तरंगदैर्घ्य हो गया। नीचे है आवृत्ति, यहाँ 10 के पावर 4 से शुरू होगा, 10 के पावर 4, फिर 10 के पावर 8, फिर यहाँ होगा 10 के पावर 13, यहाँ हो जाएगा 8 के बाद 13 हो गया, 13 में फिर आपको एक बढ़ाना है, 13 1 14, और फिर यहाँ हो जाएगा 10 के, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ रेंज यहाँ तक जाएगा 10 के पावर 16 तक, +16 हो जाएगा। फिर इधर आएगा वो 10 के पावर 19, फिर ये हो जाएगा 10 के पावर 22 लास्ट में, है ना।
तो ये है नीचे वाला आवृत्ति हर्ज में होता है, और तरंगदैर्घ्य जो है ये लेमदा है, लेमदा ये जो मीटर में है, इतना मीटर। तो सबका रेंज दिया गया। देखिए रेडियो वेव का तरंगदैर्घ्य का रेंज जो है 10 के पावर -1 से 10 के पावर 4 के बीच में है। ये इसके बीच में है, इसको ध्यान रखना होगा। फिर ये इसके बीच में होता है, मतलब उसका रेंज दिया गया है, प्रास दिया गया है, उसमें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से वैद्युत स्पेक्ट्रम को हम लोग समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन उठता है कि सर बताइए सर, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, औरक्त हो गया, दृश्य हो गया, पराबैंगनी हो गया, एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, इसमें आवृत्ति किसकी ज़्यादा होती है, इसमें तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये हमको यहाँ जानना है। तो ये जानने के लिए आपको अब यहाँ याद रखना पड़ेगा। छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, उसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब मैं इसको सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, एकदम बहुत व्यवस्थित क्रम में इसको मैं लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, पहला है, याद रखना है इस तरह से, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, है ना, ये आपको याद रखना है। गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। अब देखो ये गाड़ी में जो गा है, वो गा को हम लोग बोलते हैं गामा रे। अच्छा सर, ठीक है, ये हो गया बाबू आपका गामा रे, गामा किरणें। और एक्स से हम लोग हो जाएंगे एक्स रे, यू से हो जाएंगे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। और वी से हो जाएगा वो विजिबल रीजन, विजिबल लाइट बोल सकते हो आप, विजिबल रीजन आ जाएगा इसमें, दृश्य प्रकाश का जो क्षेत्र है। आई एन से हो गया बाबू आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड औरक्त विकिरणें। एम आई से हो गया बाबू माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और रेंज हो जाएगा बाबू आर ए से रेडियो वेव, रेडियो वेव। अब देखो बाबू, गामा को हम लोग हिंदी में गामा ही बोलेंगे ना, गामा को तो गामा ही बोलेंगे। तो गामा किरणें बाबू देखो ध्यान से, गामा किरणें, फिर एक्स किरण, एक्स किरण, अल्ट्रा वायलेट यानी पारावैंगनी किरणें, पारावैंगनी किरण, ओके सर। विजिबल मतलब दृश्य, दृश्य प्रास, जो दृश्य प्रास मतलब कि जो दृश्य प्रकाश दिखता है, इसका हो जाएगा औरक्त विकिरण। EMI से सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंग, ये हो जाएगा रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। अब देखो इसमें क्या होता है, लिस्ट में बता दिया आपको। अब इसको याद करने का तरीका देखो, जैसे गाड़ी से चलेंगे, गामा से चलेंगे, गामा से चलते चलते पहुंचेंगे कहाँ तक, रेडियो तक। तो गामा से चलते चलते अब पहुंच कहाँ गए, रेडियो तक। तो गामा से चलते चलते हम लोग पहुंच जाएंगे रेडियो तक। तो ध्यान रखेंगे, गामा से चलते 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 कहाँ पहुंच गए, रेडियो तक, ऐसे। तो अब नीचे आने पर, नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य, याद रखिएगा, नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, वो बढ़ता है, बढ़ेगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो रेडियो वेव का होता है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेडियो वेव का होता है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेडियो वेव का होता है, लैम्डा मैक्सिमम। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वैद्युत चुम्बकीय तरंग में, सबसे कम होता है आपका किसका, तो गामा किरण का। सबसे कम होता है वो गामा किरण का।
ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात और बताते हैं बाबू आपको, देखना, एक बात और बता देते हैं, ध्यान रखना। अब मैं आवृत्ति को बता रहा हूँ, अब एकदम ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना होगा एकदम। ये जो देख रहा है ना पिंक कलर वाला, ये आवृत्ति को बताता है बाबू। हाँ सर, तो आप देख लो, ओ माय डियर, देख लो, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ जो है वो घटेगा, यानी कि नीचे आइएगा तो आवृत्ति घटेगा। हाँ सर, आवृत्ति क्या होगा? घटेगा। मतलब कहने का कि सबसे कम आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति और सबसे ज्यादा आवृत्ति, बताओ सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है? तो सबसे ज्यादा आवृत्ति होता है माय डियर किसका? तो गामा किरण का। और सबसे कम आवृत्ति किसका होता है? तो सबसे कम आवृत्ति जो होगा, सबसे कम आवृत्ति होगा, देखो वो ध्यान से, सबसे कम आवृत्ति जो होगा वो किसका होगा? तो रेडियो तरंग का होगा। सबसे कम आवृत्ति होगा वो रेडियो तरंग का होगा, है ना? हाँ, रेडियो का होगा सबसे कम, और सबसे ज्यादा होता है गामा किरण का। ये तो पहचान जाओगे बिल्कुल। ओके, अब देखो, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए कि जो विबग्योर होता है, वी आई बी जी वाई ओ आर, है ना, जिसको आप ऐसे विबग्योर पढ़ते हो, या हिंदी में इसका नाम देते हो बहुत प्यारा सा, बै जा नी ह पी ना ला, तो बैजानी पिनाला, ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट, ये दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट हो गया ये दृश्य प्रकाश, है ना, जिसको बोलते हैं दृश्य दिखता है हमको, दृश्य प्रकाश इसका नाम पड़ गया। अच्छा सर, अब बताइए, अब बताइए बाबू कि इसमें क्या होगा? इसका तरंगदैर्घ्य ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, और इसका आवृत्ति ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? दो चीजें हैं, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? बताइए। इसका जो वेवलेंथ है यानी कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तो लैम्डा तो बढ़ेगा, हाँ सर, लैम्डा बढ़ेगा। इसका आवृत्ति, आवृत्ति बाबू घटेगा। तो इसमें सबसे कम आवृत्ति किसका होता है? लाल का। सबसे कम आवृत्ति लाल का होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे ज्यादा आवृत्ति, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है? सबसे ज्यादा दृश्य प्रकाश में सबसे ज्यादा आवृत्ति, सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा हम लोगों का वैगनी का, है ना। तो ये लिस्ट आपको ध्यान में रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाए, ठीक है। बिल्कुल सर, ना कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ा जाए। यस सर, चलिए। तो बाबू ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग यहाँ डिस्कस किए। आप जो है कि मॉडल पेपर हम डिस्कस किए हैं ऑब्जेक्टिव का, है ना। मॉडल पेपर आप देखेंगे, मॉडल जो पेपर है
वो ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हो चुका है और सब्जेक्टिव का भी अब डिस्कशन होगा, ठीक है। तो कृपया जितने भी डिस्कशन हुआ है उसको आप कंप्लीट करेंगे बढ़िया से, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद पूरे चीज को लिखेंगे और आप हमको कमेंट में बताएंगे, बाबू कमेंट में बताइएगा कि और कौन सा चैप्टर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, है ना। हाँ, कौन सा चैप्टर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं और अगला कौन सा चैप्टर आपके लिए चाहिए उसका डिस्कशन मैं करूंगा, ठीक है। उसका डिस्कशन मैं कर दूंगा। आप चैप्टर का नाम या टॉपिक में दिक्कत जो आपको डाउट है, जिस टॉपिक में डाउट है आप कमेंट बॉक्स जरूर बताओगे कि सर हमको इस टॉपिक में डाउट है, इस टॉपिक में डाउट। वो सारे टॉपिक से मैं सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बना कर लेके आऊंगा और उसके सामने आपको एक्सप्रेस कर दूंगा। आप जरूर कमेंट करोगे, ठीक है। चलो अब ठीक है। तो अभी जैसे देख रहे हैं हम, मैं देख पा रहा हूं कि अभी जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप लोगों का आ रहा है कि सर टॉप 40 क्वेश्चन हम लोगों को दे दीजिए। अच्छा चलिए बाबू, टॉप 40 क्वेश्चन हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। चलिए, और दूसरा एक व्यक्ति बोल रहे हैं सर कि मॉडर्न फिजिक्स करवा दीजिए, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करवा दीजिए सर। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स जो 21 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए पूछता है, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं आता है, वो 21 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स का सर, अच्छा तीसरा आया है वेव ऑप्टिक्स का। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर वेव ऑप्टिक्स भी आप सर थोड़ा करवा दीजिए। तो ये जो भी सब्जेक्टिव चाहे 1 शॉट या भी थियोरिटिकल पोर्शन होगा सब मॉर्निंग में होगा बाबू। वेव ऑप्टिक्स यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग तरंग प्रकाश की। ओके चलो बाबू, तरंग प्रकाश की भी हम लोग करवा देते हैं। और बताओ बाबू और क्या चाहिए आपको। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, 5 मार्क्स 5 नंबर वाला ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। अच्छा, इन लोगों का कहना है सर 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है ऑप्टिक्स का वो करवा दीजिए, ऑप्टिक्स का 5 मार्क्स वाला। और कोई चैप्टर 14 प्लीज। बाबू चैप्टर 14 भी इन लोगों का आ रहा है डिमांड कि सर चैप्टर 14 भी कंप्लीट करवाइए। चैप्टर 14 बोलने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर ये पढ़ना चाहते हैं। ठीक है सर, ओके, सेमीकंडक्टर इन लोगों का पढ़ने का मन है तो सेमीकंडक्टर में कराऊंगा। और बताइए, एक क्लास में और ऑब्जेक्टिव पूरा चाहिए। वाह, डिमांड तो बड़ा खतरनाक है। मतलब एक क्लास में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। ओके, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बताइए, एग्जाम पेपर चाहिए सर, एग्जाम पेपर। अरे बाबू एग्जाम पेपर, अभी एग्जाम हुआ नहीं है, तुमको एग्जाम पेपर कहाँ से दे देंगे वो बताओ तुम भी हमको। एग्जाम पेपर कहाँ से दे देंगे। खतरनाक आदमी है सर ये खतरनाक आदमी है, बड़ा क्रांतिकारी आदमी है ये तो सब कमुए अकेले करना चाहता है, बहुत खतरनाक है। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा मतलब इतना बोल दिए तो मैं ये बोल रहा सर पैरवी लगाइए सर, पेपर लाइए। अच्छा, ऑल चैप्टर का सारांश। यस यस यू आर राइट, बहुत बढ़िया। मतलब इनका कहना है कि सर जितना चैप्टर है ऑल चैप्टर का सारांश चाहिए सर। अरे वाह, और चैप्टर का सारांश चाहिए, समरी। मतलब इनका कहना है कि सर एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में पूरा फिजिक्स का समरी बता दीजिए। चलिए ये तो होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो एकदम सुबह में जगने का प्रयास कीजिए, है ना, सभी दोस्तों को जगाइए, आप भी जगिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से, ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। फिर मिलते हैं अगले
क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।